नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बोर्ड एंड लर्न एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई अपोलोजाइज फॉर बीइंग सो लेट टू अपलोड न्यू वीडियोस। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल टर्म्स पार्ट 2 की। इसका पहला पार्ट जिसने भी नहीं देखा वो देख ले, चीज़ें बेहतर समझ में आएंगी आपको। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये ऐसी टर्म्स होती हैं जो किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में, चाहे वो यूपीएससी हो या एसएससी हो, सब में फ्रिक्वेंटली पूछी जाती हैं। तो इसी बात पे आपके लिए एक क्वेश्चन है। ये एसएससी सीजीएल 2013 में पूछा गया था। इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। लैंड की ऐसी नैरो स्ट्रिप जो दो लार्जर लैंड मासेस को आपस में जोड़ती है, उसे क्या कहते हैं? हियर आर योर ऑप्शंस। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। इसका जो एक्सप्लेनेशन मैं वीडियो के बीच में करूंगा जब इस टर्म की बारी आएगी। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम। आज का हमारा सबसे पहला टर्म है सी। देखिए, सी और ओशियन में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, बट सी इज द पार्ट ऑफ ओशियन। सी के फॉर्म होने का प्रोसेस भी वैसा ही है जैसे ओशियन का होता है। तो मैं फिर आपसे कहूंगा कि पहला पार्ट जिसने नहीं देखा वो देखें, चीजें आप बेहतर समझेंगे। ओशियन जब लैंड से कनेक्ट हो रहा होता है तो उसका जो वाटर सरफेस होता है वो स्मॉलर, यानी कि उसका जो एरिया है वाटर सरफेस का वो कम होने लगता है, और जो उसकी डेप्थ है, गहराई है, वो भी कम होने लगती है। तो ऐसे जो ओशन वाटर होते हैं उनको सी का नाम दे दिया जाता है। अब जिस कंट्री के पास या लैंड के पास ये ओशन का पार्ट या सी पाया जाता है, उसका नाम वैसे ही रख दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया के पास है अरेबियन सी। तो ये अरेबियन सी किसके नाम पर पड़ा है? अरेबियन पेनिसुला के नाम पर। या पैसिफिक ओशन के तमाम सीज, चाहे वो सी ऑफ जापान हो या साउथ चाइना सी हो। और साउथ चाइना सी तो खास तौर पर याद रखना, क्योंकि ये चाइना की एक्टिविटीज के चलते काफी न्यूज में रहता है। अच्छा, भी जितने भी सी हैं वो सब के सब लैंड के पास बनते हैं, लेकिन देर इज ए सी इन द वर्ल्ड विच इज द मिड ऑफ द ओशन, दैट इज सार्गासन सी। अब द डिटेल ऑफ सार्गासन सी आई हैव ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड इन द अटलांटिक ओशन वीडियो। यू कैन रेफर दैट वीडियो बाय क्लिकिंग ऑन दिस आई बटन लिंक। पर फिलहाल मैं आपको बता दूं कि सार्गासम सी अटलांटिक ओशन के नॉर्दर्न पार्ट में बनता है और सागर के बीच में बनता है। नेक्स्ट टर्म इज गल्फ। A gulf is a large inlet from ocean into the land masses. इनलेट का अर्थ होता है एक ऐसी वाटर बॉडी जो ओशन वाटर के लैंड सरफेस पर आ जाने से बनती है। अब गल्फ भी एक ऐसी ही वाटर बॉडी है जो लैंड सरफेस के एक नैरो गैप में ओशन या सी वाटर के आ जाने से बनती है। अच्छा, ये गैप आता कैसे जो इससे गल्फ बनती है? ये होता है दो तरीकों से। पहला डाइवर्जेंट प्लेट मूवमेंट, दूसरा कन्वर्जेंट। अगेन आई विल सजेस्ट यू टू काइंडली रेफर द फर्स्ट पार्ट। डाइवर्जेंट प्लेट मूवमेंट में लैंड प्लेट एक दूसरे से अलग जाती हैं, तो सबसे पहले नैरो गैप बनता है। ऑब्वियस सी चीज़ है, जब दो चीज़ें आपस में एक दूसरे से अलग होंगी तो बीच में एक गैप बनेगा। दिस गैप इवेंचुअली बिकम्स अ कर्व। उसके बाद जब ये गैप और बढ़ जाता है तो क्या धीरे धीरे क्या होता है, यहाँ पर ओशन बन जाता है। तो देखिए क्या होता है कि जब किसी भी लैंड सरफेस पे एक गैप बनता है प्लेट मूवमेंट, डाइवर्जेंट प्लेट मूवमेंट की वजह से, तो उसमें गैप बन जाता है, जिससे क्या होता है ओशियन और सी का वाटर उसमें एंटर कर जाता है। वो एक गल्फ का रूप ले लेता है। ठीक है। अब सपोज कीजिए डाइवर्जेंट प्लेट मूवमेंट और ज़्यादा हो रही है, गैप और ज़्यादा बनता चला जा रहा है, तो धीरे धीरे क्या होता है कि वहाँ पर एक ओशियन का निर्माण होने लगता है। हमारा जो अटलांटिक ओशियन है वो भी कुछ इस तरीके से बना है। उसका भी जो सी फ्लोर है वो स्प्रेड कर रहा है। इस चीज़ के बारे में हम प्लेट टेक्टोनिक की वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात कर लेते हैं। अब प्लेट की डाइवर्जेंट मूवमेंट से बनी एक गल्फ और है जिसका नाम है रेड सी। नाम इसका रेड सी है, लेकिन ये है एक गल्फ। ठीक है। जो कहाँ से बनी है? अरेबियन पेनिनसुला के ऊपर खिसकने से और अफ्रीकन प्लेट के नीचे खिसकने से बीच में एक गैप बना है, तो उसको रेड सी कहा जाता है। दूसरा है कन्वर्जेंट प्लेट मूवमेंट। कन्वर्जेंट प्लेट मूवमेंट में जब लैंड मास एक दूसरे के पास आ जाते हैं, डाइवर्जेंट में अलग जा रहे हैं, कन्वर्जेंट में पास आते हैं, तो उनका जो गैप है, दोनों लैंड मास के बीच का जो गैप है वो कम हो जाता है, विच इवेंचुअली बिकम्स अ गल्फ। इसका एक प्राइम एग्जांपल है पर्शियन गल्फ। पर्शियन गल्फ अरेबियन प्लेट के और यूरोपियन प्लेट के कन्वर्ज होने से बनी है। नेक्स्ट टर्म इज बे। अच्छा, इस बीच एक और बात कि ये जितने भी नाम हैं, सी, गल्फ, बे, बाइट, इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन लोगों ने अपनी सहूलियत के हिसाब से किसी गल्फ को बे या सी कह देते हैं, या सी को गल्फ कह देते हैं, या बे को सी कह देते हैं। तो इनमें ज़्यादा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो वाटर बॉडी का जब कोस्ट कर्वी शेप में होता है तो उसे बे कहते हैं। कर्वी का मतलब है कि एक चांद के आकार में। अच्छा, तो बे और सी में अंतर क्या हुआ फिर? तो बे हमेशा कर्वी कोस्टल बाउंड्री को कहा जाता है, और सी कह देते हैं हम किसी भी कोस्टल बाउंड्री को, चाहे वो कर्वी है या फिर वो जिगजैग है, या कैसी भी अनइवन कोई कोस्टल बाउंड्री है, उसको भी हम सी का नाम दे देते हैं। सी इवेंचुअली ओशन का ऐसा पार्ट है जो किनारों पर होता है ओशन के। बे भी ओशन के किनारों पर ही होती है, लेकिन जो उसका कोस्टल बाउंड्री होती है वो एक चांद के आकार की या कर्व शेप की होती है। लेकिन जैसे मैंने पहले ही कहा कि देयर इज नो माइन्यूट डिफरेंस बिटवीन दीज टर्म्स, तो इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बे दो तरीकों से फॉर्म होती है, एक तो टेक्टोनिक और दूसरा इरोजन है। टेक्टोनिक का प्राइम एग्जांपल है बे ऑफ बंगाल, जो इंडियन प्लेट के यूरेशियन प्लेट के साथ टकराने से बनी है। दूसरा है इरोजन।
कभी कभी ओशन वाटर लैंड मास को इस तरीके से इरोड करता है कि वो एक बे का शेप ले लेता है। इसका एग्जाम्पल है गुआना बारा बे, ब्राजील में। इसके अलावा कभी कभी ओशन ओवरफ्लो होने से भी बे बन जाती है, और ग्लेशियल एक्टिविटीज से भी बे का फॉर्मेशन होता है। इसमें जोड़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टर्म इज साउंड। जोग्राफिकल टर्मिनोलॉजी में साउंड एक ऐसी वाटर बॉडी को कहते हैं जो अपने आसपास की लैंड से नीचे होने के कारण ओशन वाटर से भर जाती है। इसका आप खुद भी एग्जाम्पल करके देख सकते हैं कि अपने कहीं पे मिट्टी में गड्ढा खोदिए और उस पे पानी डालिए, तो ये ऑब्वियस है कि जो पानी है वो गड्ढे में सबसे पहले भरेगा। तो ऐसी नेचुरल तरीके से जब कोई गड्ढा होता है, उसमें पानी भर जाता है समुद्र का, तो वो एक साउंड का रूप ले लेता है। ये जॉर्ड से ज़्यादा वाइड या चौड़ी होती है और बाइट से ज़्यादा गहरी होती है। अब ये जॉर्ड और बाइट क्या है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। साउंड की जो फॉर्मेशन है वो इरोजनल एक्टिविटीज से होती है। जब एक ग्लेशियर या रिवर लैंड इरोजन करती है, तब रिमेनिंग डिप्रेशन में ओशन वाटर फिल हो जाता है। डिप्रेशन का क्या मतलब होता है? डिप्रेशन का मतलब होता है गर्त या कोई गड्ढा, ठीक है? तो जब रिवर या फिर कोई भी ग्लेशियर वो इरोजन करता है, तो वहाँ पर एक गड्ढा बन जाता है। तो उसमें ओवर द ईयर्स क्या होता है कि ओशन वाटर फिल हो जाता है। तो उसे हम क्या कहेंगे? साउंड। अच्छा, जो मोस्ट फेमस साउंड है पूरे वर्ल्ड में, वो है हमारी प्यूजेट साउंड। वॉशिंगटन स्टेट में यूएसए की प्यूजेट साउंड। इस पिक्चर में देखिए, जब हजारों साल पहले आइस एज का समय हुआ करता था, तो वॉशिंगटन जो स्टेट है यूएसए का, उसमें ग्लेशियर्स जमा थे। उसके बाद इनकी मेल्टिंग शुरू हुई आइस एज खत्म होने के बाद। तो जो मेल्टिंग जब हुई, तो इन्होंने इरोजन किया। तो वो जो इरोजन वाली जगह थी वॉशिंगटन स्टेट में, वहाँ पर क्या हुआ, पैसिफिक ओशन का पानी भर गया। तो वो जो लैंडफॉर्म डेवलप हुई वहाँ पर, उसको हम कहते हैं साउंड। नेक्स्ट इज बाइट। बाइट और बे में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इन दोनों की जो फॉर्मेशन है, उन दोनों का जो शेप है, वो एक तरीका ही होता है। बस रीजन का डिफरेंस है, कहीं कहीं पर इसे बाइट कहते हैं और कहीं कहीं पर इसे बे कह दिया जाता है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा आपको, लोगों ने अपनी सहूलियत के हिसाब से इन जो लैंड फॉर्म्स हैं और जो वाटर बॉडीज हैं, उनके नाम रख दिए हैं अपने लिए, ठीक है? ऐसे तो कोई गल्फ में और जो सी है उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन किसी किसी एरिया में से गल्फ कहते हैं, किसी किसी एरिया में से सी भी कहते हैं। नाउ द प्राइम एग्जांपल ऑफ बाइट इज द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। इसको नाम को हमेशा याद रखिए, बहुत बार पूछा गया है कि ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट कौन से सी के पास है, कौन से टापू के पास है। तो ये काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऐसे। तो ये जो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है, ये है ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में, और इसके पास जो आइलैंड है वो है टस्मानियन आइलैंड। अगला हमारा टर्म है जॉर्ड। यहाँ पर जो एफ वर्ड है वो साइलेंट है। जॉर्ड भी साउंड की तरह ही होता है। इनकी जो फॉर्मेशन है वो साउंड की तरह ही होती है, ग्लेशियर्स के थ्रू। जब ग्लेशियर्स डाउन स्लोप मूवमेंट करते हैं, यानी कि किसी स्लोप से पिघलते हुए नीचे की तरफ जाते हैं, तो वो इरोजन करते हैं, मिट्टी को काटते हुए चलते हैं। और इरोजन भी ऐसा करते हैं कि ज़्यादा गहरा करते हैं, मतलब जो उनकी डेप्थ होती है इरोजन करने की, मिट्टी को काटने की, वो बहुत गहराई से काटते हुए चलते हैं। क्यों? क्योंकि स्लोप बहुत ज़्यादा होता है। तो उसमें क्या होता है कि गड्ढे बनते चले जाते हैं पहाड़ों पर या फिर ऐसे पहाड़ी एरियाज में। तो वो इवेंचुअली क्या करते हैं, ओशन वाटर से फिल हो जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं हम? जॉर्ड कहते हैं। अब जॉर्ड की फॉर्मेशन आप सोचिए कब हुई होगी? ऑब्वियस है कि आइस एज के टाइम पे हुई होगी, क्योंकि उस वक़्त ही ग्लेशियर्स की जो प्रभाव था हमारी पृथ्वी पर, वो बहुत ज़्यादा था। ग्लेशियर्स हमारे पूरे नॉर्थर्न जितना भी पार्ट है, बस हमारा जो ट्रॉपिकल पार्ट है अर्थ का, वही बचा हुआ था। अन्यथा जो आइस एज का टाइम था, उसमें पूरी जो हमारी पृथ्वी थी वो बर्फ़ से ढकी हुई थी, और ग्लेशियर्स का कह लेते हैं यहाँ पे राज हुआ करता था। तो ऐसे ही आइस एज के कुछ एरियाज़ थे, नॉर्वे, ग्रीनलैंड, कनाडा, चिले, न्यूज़ीलैंड, और जितने भी जो हायर लैटिट्यूड के रीजन है, वो सारे आइस एज के टाइम पर ग्लेशियर्स के नीचे दबे हुए थे। अगला है कॉव। कॉव भी बे के शेप की होती है, परंतु जो इसकी एंट्रेंस होती है वो अत्यधिक नैरो या पतली होती है। इसकी फॉर्मेशन भी बे की तरह ही होती है इरोजन से। देयर आर एन नंबर ऑफ कोव्स इन द वर्ल्ड सच एज कैथेड्रल कोव इन न्यूजीलैंड। इसके अलावा भी बहुत सारी कोव हैं, क्योंकि इनकी जो फॉर्मेशन है बहुत आसान है। समुद्र जो इरोजन करता है किसी भी बीच का या कोस्टल बाउंड्री का, उससे जो सबसे पहली फॉर्मेशन होती है, कोव ही होती है। होप यू गॉट दैट। अगला है हार्बर। हार्बर एक ऐसी वाटर बॉडी होती है जहाँ पर शिप डॉक कर सकती हैं। हार्बर नेचुरल और मैन मेड दोनों तरीके से बनते हैं। शिप्स को वेव्स और विंड से बचाने के लिए हार्बर का निर्माण किया जाता है। विशाखापट्टनम हमारा एक नेचुरल हार्बर है इंडिया में। नेचुरल हार्बर ओशन वाटर के लैंड के अंदर फिल होने से बनते हैं। इस इमेज में आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे गैप के थ्रू जो ओशन वाटर है वो लैंड के अंदर एंटर कर जाता है, और वो एक नेचुरल हार्बर का काम करता है। नेक्स्ट इज लगून। लगून एक ऐसी वाटर बॉडी को कहते हैं जिसे किसी नेचुरल बैरियर द्वारा सी से या ओशन से सेपरेट कर दिया जाता है, लेकिन किसी न किसी गैप से उसे ओशन या सी का वाटर एक्सेस होता है। ओशन वाटर की बात करें तो उसमें सिल्ट और क्ले हमेशा डिज़ोल्व रहते हैं, ठीक है? अगर आप ओशन वाटर देखेंगे, तो उसमें जो छोटे-छोटे कण होते हैं मिट्टी के, वो हमेशा घुले हुए रहते हैं। उनसे क्या करता है ओशन, नई-नई
लैंडफॉर्म का निर्माण करता है। तो जो आप बीच देखते हैं ना उसमें रेत मिलता है, तो वो ओशन द्वारा ही बहा कर लाया जाता है बीच बनाने के लिए। ओशन को जो ये डिज़ोल्व पार्टिकल होते हैं, सेडिमेंट्स होते हैं, ये मिलते कहाँ से हैं? तो देखिए रिवर भी बहा कर लाती है, ओशन में डिपॉज़िट कर देती है। इसके अलावा ओशन खुद भी इरोज़न एक्टिविटीज़ में काफ़ी सहायक होता है। तो इसी तरीके से किसी लैंड में जब ओशन इरोज़न एक्टिविटी करके उसमें एक गैप बना देता है, लेटर डिपोज़िशन के थ्रू उस गैप को फ़िल कर देता है। जैसे इस पिक्चर में आपको नज़र आ रहा होगा, करंट्स के थ्रू ये एक ऐसा बैरियर निर्माण करता है ओशियन कि उसमें जो एक्सेस है पानी का, उस गैप में जो एक्सेस है पानी का वो बंद हो जाता है, जो एक लगून का रूप ले लेता है। लेकिन किसी न किसी रिवर से, स्ट्रीम से उसको ओशन वाटर का एक्सेस होता है। तो ऐसी लैंडफ़ॉर्म को हम क्या कहते हैं? लगून। अब लगून बनती कैसे हैं? 2 तरीकों से बनती हैं। एक तो डिपोज़िशन से, जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया। दूसरा ये बनती है एटोल से। एटोल के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। डिपोज़िशन के थ्रू जो लगून बनी है, उनमें प्राइम एग्ज़ाम्पल है हमारे इंडिया में चिल्का लेक का और इसके अलावा कल्लवली लेक का। अगला है लेक और पाउंड। ये दोनों वाटर बॉडीज़ भूमि से घिरी हुई होती हैं। लेक को हिंदी में झील कहते हैं और पाउंड को तालाब कहते हैं। जो लेक होती है वो पाउंड से ज़्यादा गहरी होती है और ज़्यादा वाइड होती है। इनकी जो फ़ॉर्मेशन है वो नेचुरल तरीके से होती है। कभी-कभी क्या होता है, इरोज़न के थ्रू कोई डिप्रेशन बनता है, कोई गड्ढा बन जाता है लैंड में, तो वहाँ पर पानी भरने से बनती हैं। इसके अलावा मैन मेड तरीके से भी पाउंड और लेक का निर्माण किया जाता है। ठीक है? जो रिज़र्वोइर्स होते हैं हमारी डैम्स में, वो क्या है, एक मैन मेड लेक है या मैन मेड पाउंड है। तो जो फ़ेमस लेक्स हैं इंडिया में वो है पेंगोंग त्सो, लद्दाख में, बहुत न्यूज़ में थी, याद रखिएगा। इसके अलावा डल लेक है जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये सब जो लेक्स हैं इंपॉर्टेंट, ये आपको इनकी लोकेशन याद रखनी है। अच्छा, इन पिक्चर्स को देखिए और वीडियो को पॉज़ कीजिए और बताइए कि इसमें लेक और पाउंड कौन-सी हैं? लेफ्ट वाली पिक्चर क्या है और राइट वाली पिक्चर क्या है? अगला है ब्रैकिश वाटर। इसे कभी-कभी ब्रैक वाटर भी कहा जाता है। अच्छा, ओशियन वाटर क्या होता है? बहुत ज़्यादा सलाइन होता है और रिवर वाटर क्या होता है? बहुत ज़्यादा फ्रेश होता है। लेकिन कुछ वाटर सलाइन होते हैं पर ओशियन वाटर जितने सलाइन नहीं होते। ऐसे पानी को कहा जाता है ब्रैकिश वाटर। और वो पानी जो 50% से भी ज़्यादा सलाइन है, उन्हें कहा जाता है ब्राइनी वाटर। ब्राइनी वाटर ख़ैर हमारे जो यूज़ में ज़्यादा नहीं आता, लेकिन ब्रैकिश वाटर बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है। क्यों? क्योंकि केरला का जो एक बैक वाटर सिस्टम है, उसमें ब्रैकिश वाटर ही ज़्यादा पाया जाता है। अब ये बैक वाटर क्या है, मैं आपको बताऊँगा आगे। ब्राइनी वाटर पाया जाता है डेड सी में। वहाँ पर पानी इतना ज़्यादा सलाइन है कि वहाँ पे कभी भी इंसान डूब नहीं सकता, उसकी डेंसिटी इतनी ज़्यादा हो चुकी है अब। अच्छा, कमेंट बॉक्स में मुझे डेड सी की लोकेशन बताओ। इसके अलावा ब्रैकिश वाटर मैंग्रोव एरिया में पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर मैंग्रोव एरिया क्या होता है, थोड़ा-सा दलदली टाइप का होता है। तो वहाँ पर रिवर भी आती है और जो ओशन वाटर है वो भी मिक्स हो जाता है। तो फ्रेश वाटर और सलाइन वाटर मिक्स होकर ब्रैकिश वाटर का निर्माण करते हैं मैंग्रोव में। इसके अलावा एस्चुरीज़ में आपको बताऊँगा आगे क्या होता है। एस्चुरीज़ में भी हमें ब्रैकिश वाटर मिलता है। नेक्स्ट इज़ बैक वाटर्स। केरला में ब्रैकिश वाटर के लगून पाए जाते हैं। लगून और ब्रैकिश वाटर क्या होता है मैंने आपको बता दिया अभी, तो इससे आप समझ सकते हैं। ठीक है, ये बनते कैसे हैं? इसमें क्या होता है, रिवर ने पहले इरोजन किया है लैंड का, उसके बाद क्या हुआ है, सी लेवल राइज़ किया है। सी लेवल राइज़ होने की वजह से क्या हुआ, जो रिवर ने इरोजन किया था, उस गैप में पानी फिल हो गया है। तो रिवर का पानी और ओशन का पानी दोनों ने मिक्स होकर वहाँ पे क्या सिस्टम बना लिया, एक ब्रैकिश वाटर का सिस्टम बना लिया, जिसे हम बैक वाटर्स कहते हैं। बैक वाटर्स को याद करने के लिए आप सिंपल ये भी सोच सकते हैं कि ओशन का जो वाटर है वो बैक आ गया है, मतलब लैंड पर बैक आ गया है। तो इस तरीके से बैक वाटर्स का निर्माण हुआ है। अगला है पेनिनसुला। वो लैंड मास जो 3 साइड से पानी से घिरा होता है उसे पेनिनसुला कहते हैं। इसकी फॉर्मेशन काफ़ी तरीके से हो सकती है, इरोजन के थ्रू भी हो सकती है कि 3 साइड से इरोजन हो जाए किसी भी लैंड का और जो तीनों साइड है वहाँ पर फिर पानी से वो घिर जाए। इसके अलावा पेनिनसुला की फॉर्मेशन के पीछे जो एक मेन फोर्स है वो है टेक्टोनिक फोर्सेस। फॉर एग्जांपल इंडियन प्लेट जब यूरेशियन प्लेट से टकराई, तब क्या बना हमारा इंडियन पेनिनसुला। तो आप ये देखेंगे, गौर करेंगे, आपकी जो पूरा रीजन है यहाँ का, इसको इंडिया के नाम से ही जाना जाता है। हमारा देश इंडिया है। ये जो पूरा सबकॉन्टिनेंट है जिसमें पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल ये सब आते हैं, इन्हें इंडियन सबकॉन्टिनेंट कहा जाता है। हमारे जो अंडर सी है, मतलब हमारे जो साउथ में सी है, उसको इंडियन ओशियन कहा जाता है। तो आपको ये बताने कि हमें ये इंडिया नाम मिला कहाँ से? किस चीज़ के ऊपर ये इंडिया नाम हमारा रखा गया है? इसके अलावा यूरोप को पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुलास कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? यूरोप देखो, एक तो खुद पेनिनसुला है, उसका जो शेप है वो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो पेनिनसुला है खुद। और उस कॉन्टिनेंट में और ज़्यादा पेनिनसुला मिलते हैं। जगह-जगह पेनिनसुला मिलते हैं उस कॉन्टिनेंट में। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर पेनिनसुला है, ये भी एक पेनिनसुला है और उसका खुद का शेप एक पेनिनसुला का है। तो यूरोप को इसलिए कहा जाता है पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुलास। अब ये बने कैसे इतने सारे पेनिनसुलास इसमें? जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, इरोजन की एक्टिविटीज़ से बनते हैं। आइस एज के टाइम पर वापस चले जाइए। ग्लेशियर्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा है लैंडफॉर्म्स को डेवलप करने में। तो पूरे यूरोप में जब ग्लेशियर मेल्ट हुए आइस एज के बाद में, तो उन्होंने इरोजन किया।
इरोजन करने से क्या हुआ, उनकी जो फॉर्मेशन है पूरे लैंड की, उन्होंने एक पेनिनसुला के टाइप की बना दी। तो इसीलिए यूरोप को कहा जाता है पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुलास। अगला है इस्थमस। क्वेश्चन याद करिए, इस्थमस का क्वेश्चन मैंने पूछा था आपसे, उसका सही आंसर इस्थमस ही है। इस्थमस एक नैरो स्ट्रिप होती है या पट्टी होती है जो दो बड़े लैंड मासेस को कनेक्ट करती है। इसकी फॉर्मेशन भी दो तरीके से होती है। पहला जो सी लेवल में ड्रॉप आ जाए, ठीक है, अंदर की जो जमीन है, अंदर का जो लैंड सरफेस है वो बाहर आ जाए। सी लेवल नीचे चला गया, लैंड सरफेस बाहर आ गया। दूसरा है वोल्केनिक एक्टिविटीज। वोल्केनिक एक्टिविटीज के थ्रू जब दो लैंड मासेस के बीच में एक लैंड फॉर्मेशन कर दी जाती है तो उसे भी हम इस्थमस कहते हैं। तो वर्ल्ड की जो फेमस इस्थमस है, एक बहुत ही फेमस है, उसका हम कहते हैं पनामा इस्थमस, जो किसे कनेक्ट करती है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी लोकेशन आप याद रखिएगा। अगला है हमारा स्ट्रेट। तो जिस तरीके से इस्थमस लैंड को कनेक्ट करती है, स्ट्रेट दो लार्ज ओशंस को या वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है। स्ट्रेट की जो फॉर्मेशन है वो तीन तरीकों से होती है। पहला है टेक्टोनिक। अब आप देखेंगे हर लैंड फॉर्म में, हर टर्म में बार बार टेक्टोनिक का जिक्र हो रहा है, क्योंकि जितनी भी फॉर्मेशन हो रही है उनमें कहीं ना कहीं टेक्टोनिक फोर्सेस का हाथ रहा है। तो किसी वीडियो में अलग से किसी दिन प्लेट टेक्टोनिक को डिस्कस करेंगे हम। जब प्लेट्स एक दूसरे से अलग जाती हैं या पास आती हैं और उनका जो बीच का गैप है वो दो लार्ज वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है, तो उसे हम स्ट्रेट कहेंगे। अगला है ह्यूमन मेड। ह्यूमन मेड जो कैनाल्स होती हैं वो भी दो लार्ज ओशंस को जब कनेक्ट करती हैं तो वो स्ट्रेट का रोल निभाती हैं। एक इम्पॉर्टेंट जो हमारी कैनाल है वर्ल्ड की, स्वेज कैनाल, वो एक स्ट्रेट है। कहाँ पर है वो, किस कंट्री में, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट है जो पनामा इस्थमस पर बना है। पनामा इस्थमस पर बनी है एक पनामा कैनाल, वो अटलांटिक ओशन को और पैसिफिक ओशन को जोड़ती है, तो वो भी एक ह्यूमन मेड स्ट्रेट है। अगला है इरोजन। इरोजन एक्टिविटीज के थ्रू भी स्टेट का निर्माण होता है। चलिए फिर से आइस एज में चलते हैं। आप आइस एज में जाइए और ये सोचिए कि जो पूरा हमारा साउथ ईस्ट एशिया का रीजन है वो ग्लेशियर्स के अंदर दबा हुआ था। जब ग्लेशियर्स पिघले साउथ ईस्ट एशिया के रीजन में, हमारे जो आशियान का रीजन है इस वक्त, वहां पर जब ग्लेशियर पिघले तो वहां पे इरोजन हुआ। इरोजन से क्या हुआ, छोटे छोटे टापू बन गए। बीच का जितना भी लैंड आप देख रहे हैं ना, जहाँ पे पानी भरा हुआ है और छोटे छोटे टापू बने हुए हैं, वहां पर ये समझिए पहले लैंड हुआ करता था, लेकिन ग्लेशियर की एक्टिविटीज के चलते वहां पर पूरा लैंड इरोड हो गया। अब ये जो लैंड इरोजन हुआ है उसके बीच में जो छोटे छोटे कह सकते हैं चैनल बन गए हैं, स्टेट बन गए हैं, वो ग्लेशियर्स के चलते ही बने हैं। ग्लेशियल फॉर्म्ड स्टेट है उसमें, ग्लेशियल फॉर्म्ड स्टेट्स हैं उसमें मलक्के की स्टेट बहुत फेमस है, ठीक है, तो उसको याद रखिएगा हमेशा। इसके अलावा मैंने आपको टेक्टोनिक एग्जांपल नहीं दिया स्टेट का। तो हमारे जो जिब्राल्टर स्टेट है, कहाँ पर है जिब्राल्टर स्टेट, उसे भी आप चेक करेंगे अपने आप जाकर। जिब्राल्टर स्टेट अफ्रीकन प्लेट और यूरोपियन प्लेट के अलग होने से बनी है, उसकी लोकेशन जाकर आप पता करिएगा। नेक्स्ट इज आइलैंड। आइलैंड एक ऐसा पीस ऑफ लैंड होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है। इसकी फॉर्मेशन तीन तरीकों से होती है। पहला है वॉल्केनिक आइलैंड। जब एक वॉल्केनो इरप्ट होती है किसी भी समुद्र के नीचे, तो जब उसका लावा बाहर आता है तो वो एक आइलैंड का रूप ले लेता है। इसका एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है द कंट्री ऑफ आइसलैंड, जो मिड अटलांटिक रिज में क्या हुआ है, उद्गार जब हुआ था ज्वालामुखियों का, तब वो बना था। तो आज देखिए कितनी फ्लरिश कंट्री है वो। दूसरा है हमारा रिवर। अब रिवर से कैसे फॉर्मेशन होती है आइलैंड की, तो रिवर क्या करती है, इरोजन करती है। मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था फर्स्ट पार्ट में इसके टर्म्स के, कि जो रिवर होती है उसकी इरोजन एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा होती हैं। तो उससे जो सेडिमेंट वो बहा कर लाती है, जब नीचे ज़मीन पर वो आती है, समतल ज़मीनों पर, प्लेन्स पर जब वो आती है, तो अपने सेडिमेंट्स को डिपॉजिट कर देती है। अब डिपोजिशन इतना ज़्यादा होता है कि वहाँ पर एक टापू बन जाता है सेडिमेंट्स का। ऐसा ही एक रिवर आइलैंड है, बहुत फेमस है वर्ल्ड में, हमारी इंडिया में है, असम स्टेट में। ब्रह्मपुत्रा नदी पर एक टापू है जिसके कहते हैं मजूली आइलैंड। तो वो ब्रह्मपुत्रा रिवर पर बना है और दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है। तीसरा है हमारा आर्टिफिशियल ह्यूमन मेड आइलैंड। तो इंसान भी अपने आप को खूब आजमा रहे हैं नेचर के सामने। तो इस पिक्चर में जो आइलैंड नजर आ रहा होगा आपको, वो है यूएई में, ये इंसानों द्वारा बनाए गए। नेक्स्ट इज आर्कीपेलेगो। आर्कीपेलेगो आइलैंड के एक ग्रुप को कहा जाता है। इसकी जो फॉर्मेशन होती है वो दो तरीके से होती है। पहला है वोल्केनिक फॉर्मेशन। जब किसी हीट प्लूम किसे कहते हैं, हीट प्लूम ऐसा वोल्केनिक एरिया होता है जहाँ एवरग्रीन मैग्मा सरफेस पर आता रहता है। तो हीट प्लूम के ऊपर जब प्लेट मूव करती है तो वहाँ वोल्केनिक इरप्शन होते हैं। उसके चलते क्या होता है, वहाँ छोटे छोटे टापुओं का निर्माण हो जाता है, काफ़ी सारे टापू ग्रुप बना लेते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, आर्कीपेलेगो। इसका प्राइम एग्जांपल है हवाई आइलैंड। हवाई आइलैंड जो हमारे पैसिफिक ओशियन में है, यूएसए के अंडर आते हैं हवाई आइलैंड्स, वो वोल्केनिक एक्टिविटीज के थ्रू बने। दूसरा है ग्लेशियल एक्टिविटीज के थ्रू बना। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जितना भी साउथ ईस्ट एशिया का हमारा रीजन है
वो ग्लेशियर के चलते क्या हुआ है, इरोड कर दिया गया है और अब वहाँ छोटे-छोटे टापू बन गए हैं। तो वो टापू क्या है, आर्किपेलागो का रूप ले लिया उन्होंने अब। नेक्स्ट इज़ एटोल। एटोल को कोरल एटोल भी कहा जाता है। कोरल एटोल इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि कोरल रीफ से रिलेटेड है। कोरल रीफ क्या होता है? तो देखिए समुद्र में एक जीव पाया जाता है जिसको हम कहते हैं कोरल पोलिप्स। एक तरह का जीव होता है समुद्र में जिसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट आपको पता होगा चूना पत्थर में ही पाया जाता है। तो ये जीव क्या करते हैं कोरल पोलिप्स, ये एक समुद्री टापू के चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं। तो आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे कि चारों ओर ये जीव कैसे इकट्ठा हो गए एक टापू पे। अच्छा, धीरे-धीरे क्या होता है, समुद्र तो अपना काम कर रहा है इरोजन का, तो वो टापू को इरोड कर देता है। लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट इतना हार्ड लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट इतना हार्ड मटेरियल होता है कि समुद्र उसको इरोड नहीं कर पाता। तो इससे क्या होता है, ओवर द ईयर्स जब एक इरोजन के बाद शेप बच जाती है कैल्शियम कार्बोनेट की टापू की तरीके से, उसको हम एटोल कहते हैं। एसोटल के बीच में जो रिंग शेप आप पानी देख रहे हैं, इसको लगून कहा जाता है। लगून को याद करिए, लगून का क्या फॉर्मेशन थी? लगून की फॉर्मेशन ये थी, लगून को ओशन वाटर का एक्सेस होता था किसी न किसी वे से। तो इसी तरीके से एटोल का लगून है, इसको भी ओशन वाटर का एक्सेस है, थोड़े से गैप के साथ। अच्छा, ये एटोल आपको मिलेंगे कहाँ पर? एटोल आपको वर्ल्ड में काफ़ी जगह मिलेंगे। हमारे इंडिया के पास में एक एटोल का आइलैंड है जिसे हम कहते हैं मालदीव। अगला और लास्ट टर्म है हमारा एस्चुरी। पिछले पार्ट में हमने डेल्टा के बारे में डिस्कस किया था। एस्चुरी डेल्टा से अलग होती है। एस्चुरी में डिपोजिशन एक्टिविटी ना के बराबर होती है। डेल्टा में आपको याद होगा रिवर बहुत सारा इरोजन एक्टिविटीज के थ्रू सेडिमेंट्स लेकर आती है और जब रिवर माउथ आती है या तब वो एरिया जब रिवर ओशन के साथ मिल रही है वहाँ पर अपने सेडिमेंट डिपॉजिट कर देती है। तो वहाँ पर हम क्या कर देखते हैं, एक पंछी के पंजे के आकार का एक लैंडफॉर्म तैयार हो जाती है रेत की, जिसे डेल्टा कहा जाता है। ऐसा ही एक हमारा सुंदरबन डेल्टा है, बहुत फेमस है, वर्ल्ड में सबसे बड़ा है। अब बात करते हैं एस्चुरी की। एस्चुरी डेल्टा से अलग होती है। वहाँ पर इरोजन ज़्यादा है, यहाँ पर इरोजन ना के बराबर है। ना के बराबर क्यों है? ना के बराबर इसलिए है क्योंकि जो रिवर है जहाँ पर एस्चुरी फॉर्म हो रही है, वो रिवर आती है हार्ड रॉक से। हार्ड रॉक की जो इरोजन होती है वो बहुत ज़्यादा हार्ड ही होती है। तो इस वजह से वहाँ पर सेडिमेंट्स मिल नहीं पाते रिवर को, तो इसलिए वो डिपॉजिट भी नहीं कर पाती है ओशन में। तो ओशन में आप देखेंगे कि जो रिवर आती है वो ऐसे मिलती है जैसे किसी तरीके से पाइप ऐड कर दिया हो किसी ओशन में। तो जब रिवर का पानी इस तरीके से ओशन में मिलता है तो जो मिक्स्ड वहाँ पर वाटर मिलता है वो क्या होता है, ब्रैकिश वाटर। तो इस तरीके से एस्चुरी का फॉर्मेशन होता है। तो ये थी कुछ ऐसी ज्योग्राफिकल टर्म्स जो डे टू डे बेसिस पे आप सभी अपनी बुक्स में देखते हैं, जिन्हें एक एक करके सर्च करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो मैंने कोशिश की है कि 2 वीडियोज़ में सारी जितनी भी ज्योग्राफिकल टर्म्स हैं जो अमूमन हम पढ़ते रहते हैं उनको आपके सामने पेश किया जाए। तो ऐसी और वीडियोज़ के लिए बोर्ड एंड लर्न चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। पूछे गए जितने भी क्वेश्चन हैं उनका आंसर कीजिए, क्योंकि अगर आप आंसर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। इसके अलावा आपका कोई अगर फीडबैक है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। जय हिंद।